हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब भारत को जी7 समिट में गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया है। जी7 के प्रमुख देश अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद लगातार यह पांचवी बार है जब भारत को समिट में बुलाया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसका क्या है मायने। दोस्तों, जापान के हिरोशिमा में शुक्रवार से जी7 समिट शुरू हो गया है। भारत जी7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। दोस्तों, 2019 के बाद से लगातार पांचवी बार है जब भारत को जी7 समिट में बुलाया गया है। गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत को सबसे पहले जी7 समिट में फ्रांस ने 2003 में बुलाया था। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 5 बार जी7 बैठक में हिस्सा लिया है। दोस्तों, इस साल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम को भी गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया गया है। वहीं संस्था के रूप में यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO और WTO को बुलाया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 देशों जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हुए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित हो रही जी7 समिट में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो यह पहली बार नहीं है जब भारत को जी7 देशों की ओर से भारत को बुलाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा का दौरा कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में परमाणु हमले का शिकार हिरोशिमा के दौरे पर इससे पहले 1957 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए थे। दोस्तों, इसके अलावा यूक्रेन में रूसी आक्रमण को लेकर भी भारत का रुख अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के रुख से अलग रहा है। साथ ही आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है। इससे पहले गेहूं के निर्यात पर भी भारत ने रोक लगा दी थी, जिससे अमेरिका खुश नहीं था। ऐसे में एक बार फिर से भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाने के क्या मायने हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जी7 का प्रभाव कम हो रहा है। 1980 के दशक से दुनिया जिससे बुलाने के क्या मायने हैं। पिछले कुछ सालों से जी7 के प्रभाव कम हो रहा है। 1980 के दशक में दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा जी7 देशों का होता था। अब यह घटकर करीब 30% के करीब रह गया है। भविष्य में भी जी7 देशों का प्रभाव कम होने की संभावना है। दोस्तों, भारत की जीडीपी जी7 के प्रमुख देश ब्रिटेन के लगभग बराबर है। वहीं अन्य सदस्य देश जैसे फ्रांस, इटली और कनाडा से अधिक है। रक्षा बजट पर खर्च करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, भारत के मत के बाद जी7 अपनी बातों को प्रमुखता से रख सकता है। यही कारण है कि जी7 भारत को पिछले कई सालों से हर समिट में आमंत्रित करता रहा है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चीन, फिलीपींस सहित कई अन्य देशों के क्षेत्रों में भी अपना दावा ठोकता रहता है। फिलीपींस इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ले गया। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले को नजरअंदाज करते हुए फिलीपींस के आसपास आर्टिफिशियल द्वीपों का निर्माण जारी रखा। दोस्तों, चीन का ऐसा रवैया मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को चुनौती दे रहा है। चीन के साथ भारत का भी सीमा विवाद है। आए दिन भारत और चीन के बीच LAC के पास झड़प की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में चीन को रोकने में जी7 देश भारत को अपने साथ लाना चाहते हैं। इसके अलावा जी7 समिट में भारत को बुलाना जी7 के लिए ग्लोबल साउथ के महत्व को भी दर्शाता है। जी7 और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच काफी समय से तनाव रहा है। ग्लोबल साउथ में अपना प्रभाव जमाने के लिए चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। जी7 देशों की ओर से बार बार अनुरोध और चेतावनी के बावजूद ग्लोबल साउथ के अहम देश जी7 के साथ सहमत नहीं हुए। हाल ही में जापान के एक अधिकारी ने भी एक अंग्रेजी वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि जापान ने भारत को ग्लोबल साउथ के
120 विकासशील और अल्प विकसित देशों के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत को समिट में बुलाना ग्लोबल साउथ तक G7 की पहुंच को मजबूत करने का हिस्सा है।